ये नोट्स खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से तैयार किए गए हैं। बिल्कुल। और हमारा सफर शुरू होगा कहानी की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी कड़ी से, आवेश या चार्ज। फिर हम देखेंगे कि ये आवेश जब दौड़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जिसे हम धारा कहते हैं। रास्ते में हम ओम के मशहूर नियम से मिलेंगे, प्रतिरोध की पहिरी को सुलझाएंगे और आखिर में ये समझेंगे कि यही विज्ञान हमारे घरों में रोशनी और सुरक्षा कैसे लाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आवेश या चार्ज आखिर है क्या? हम इसे हर जगह सुनते हैं, पर ये असल में है क्या? आवेश किसी भी पदार्थ का वो मौलिक गुण है जिससे वो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव महसूस करता है या पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी भी वस्तु में द्रव्यमान यानी मास होता है जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक वैसे ही उसमें आवेश होता है जिसकी वजह से विद्युत बल लगता है। और ये दो तरह का होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस और ऋणात्मक यानी नेगेटिव माइनस। और इनका व्यवहार कैसा होता है? मुझे स्कूल से कुछ याद है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते और अलग-अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। एकदम सही याद है आपको। समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, मतलब रिपल्शन, वो एक दूसरे को धकेलते हैं। और विपरीत आवेशों में आकर्षण, अट्रैक्शन। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ मात्रा होती है, और इस मात्रा को हम कूलॉम में नापते हैं। नोट्स में एक फॉर्मूला दिया है, Q = NE। ये देखने में तो काफी सरल है, पर इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही गहरा और मौलिक सिद्धांत है जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति में आवेश टुकड़ों में नहीं मिलता। किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, मतलब Q, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश यानी E का पूर्ण गुणज N ही होगा। मतलब आप किसी चीज को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हैं, लेकिन कभी भी आधा या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दे सकते। अच्छा। ये पैकेट में ही आता है। अच्छा, तो ये हमेशा एक पूरी संख्या में ही होगा। हाँ। और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए भी एक नियम है, कूलाम का नियम। F = K Q1 Q2/r²। हाँ, इसे आप गुरुत्वाकर्षण के नियम का कह सकते हैं जुड़वा भाई। अच्छा। जैसे न्यूटन का नियम बताता है कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को कैसे खींचते हैं, वैसे ही कूलाम का नियम बताता है कि दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। तो ये बल आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बिल्कुल से घटता है। बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। तो ये आवेश अगर अपनी जगह पर बैठे रहें तो सिर्फ एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये दौड़ना शुरू करते हैं, है ना? हाँ। यहीं से विद्युत धारा की कहानी शुरू होती है। हाँ, तो जब ये आवेश बहना शुरू करते हैं तो उसे ही करंट कहते हैं। एकदम सही। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला है I = QT, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश एक बिंदु से गुजर रहा है। और इसका मात्रक महान वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के सम्मान में एम्पियर। हाँ, एम्पियर रखा गया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी उलझाने वाली बात लिखी है नोट्स में कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के ठीक उल्टी होती है। ऐसा क्यों? ये तो तर्क के खिलाफ लगता है। हाँ, ये सवाल अक्सर सबको उलझाता है। दरअसल ये विज्ञान के इतिहास की एक देन है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे शुरुआती वैज्ञानिकों ने बिजली पर काम करना शुरू किया, तब उन्हें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने मान लिया कि कोई पॉजिटिव चीज बहती है और उन्होंने धारा की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मान ली। अच्छा। इसे पारंपरिक धारा या कन्वेंशनल करंट कहा गया। कई दशकों बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब पता चला कि तारों में असल में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। पर तब तक पहली वाली परंपरा पूरी दुनिया की किताबों और सर्किट डायग्राम में इतनी मजबूती से स्थापित हो चुकी थी कि उसे बदलना नामुमकिन सा हो गया। अरे वाह! तो हम आज भी एक ऐसी परंपरा को मान रहे हैं जो असलियत से उल्टी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहले से चली आ रही है। ये तो बहुत मजेदार तथ्य है। बिल्कुल। और एक और हैरान करने वाली बात, दिशा होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। दिशा तो है इसमें। हाँ,
पर ये वेक्टर्स के जोड़ के नियमों का पालन नहीं करती। हाँ, जैसे अगर एक तार से 3 एम्पियर और दूसरे से 4 एम्पियर करंट आकर एक जंक्शन पर मिलते हैं, तो आगे जाने वाला करंट हमेशा 7 एम्पियर ही होगा, चाहे तार किसी भी एंगल पर जुड़े हों। ठीक है, ये ऐतिहासिक वजह तो समझ आ गई। अब उस नियम पर आते हैं जो शायद विज्ञान का सबसे मशहूर समीकरण है, ओम का नियम। V = IR। ये तो हर जगह दिखता है। हाँ, ये विद्युत परिपथों की गीता है। ये नियम कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि उसका तापमान और दबाव, न बदलें, अच्छा, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर मतलब वोल्टेज V, हाँ, उसमें बहने वाली धारा करंट I के सीधा समानुपाती होता है। आसान शब्दों में, आप जितना ज्यादा वोल्टेज का धक्का देंगे, उतनी ही तेजी से करंट बहेगा। और इस समीकरण में ये R क्या है? प्रतिरोध। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये धारा को रोकने या उसमें बाधा डालने का काम करता है। बिल्कुल, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, धारा के रास्ते में आने वाली रुकावट है। जैसे एक पाइप में पानी बहता है और पाइप की दीवारें उसे रोकती हैं, वैसे ही तार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों के बहाव में रुकावट डालते हैं। इसका मात्रक ओम है। यह मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है: तार की लंबाई, उसकी मोटाई और पदार्थ की प्रकृति। यहाँ मुझे एक सवाल है, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ये तो समझ आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम क्यों हो जाता है? मोटी चीज को तो ज्यादा रुकावट डालनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। अगर एक सिंगल लेन सड़क है तो ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा, यानी रुकावट ज्यादा है। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर आप उसी सड़क को 8 लेन का हाईवे बना दें तो गाड़ियां बहुत आसानी से निकल जाएंगी, यानी रुकावट कम हो जाएगी। मोटा तार इलेक्ट्रॉनों के लिए एक चौड़े हाईवे की तरह है। उन्हें बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, इसलिए प्रतिरोध कम हो जाता है। वाह, ये हाईवे वाला उदाहरण तो शानदार है। अब ये हमेशा याद रहेगा। नोट्स में विशिष्ट प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी, रो का भी जिक्र है। ये सामान्य प्रतिरोध से कैसे अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह उस पदार्थ का अपना आंतरिक गुण है। तो आप कह रही हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की अपनी पहचान है। जैसे किसी इंसान का फिंगरप्रिंट, चाहे वो इंसान मोटा हो या पतला, उसका फिंगरप्रिंट नहीं बदलता। क्या बात है! इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा वही रहेगा, चाहे आप उसका 1 किलोमीटर लंबा तार लें या 1 सेंटीमीटर का। इसीलिए इसे पदार्थ का गुण कहते हैं, न कि वस्तु का। और इसी के उल्टे गुण है चालकता, कंडक्टेंस, और विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, जो ये बताते हैं कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से धारा को बहने देता है। ठीक है, अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, इन प्रतिरोधों को जोड़ने के तरीकों पर। मुझे हमेशा दिवाली की झालर याद आती है, जिसमें एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी बंद हो जाती है। बहुत झुंझलाहट होती है एक एक बल्ब चेक करने में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो झुंझुलाहट श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। इस तरीके में सभी प्रतिरोधों यानी बल्बों को एक के बाद एक ही लाइन में माला की तरह जोड़ दिया जाता है। एक ही रास्ते पर? हाँ, इसमें करंट के बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। इसलिए सभी बल्बों में धारा I तो एक समान रहती है, लेकिन वोल्टेज V हर बल्ब पर बढ़ जाता है। और अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब रास्ता टूट गया, तो करंट आगे नहीं जा पाता और पूरी झालर बंद हो जाती है। अच्छा। इसमें कुल प्रतिरोध भी सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है, यानी R1 + R2 + R3। मतलब सर्किट का कुल प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। समझ गया, तभी वो झालर के बल्ब बहुत धीमे जलते हैं। अब दूसरा तरीका है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, और ये वो तरीका है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। इसमें सभी प्रतिरोधों के शुरुआती सिरे एक बिंदु पर और आखिरी सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं। इससे करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। तो मतलब हर उपकरण को अपना अलग रास्ता मिलता है। बिल्कुल, इसमें श्रेणी क्रम से ठीक उल्टा होता है। सभी उपकरणों पर वोल्टेज V एक समान रहता है, जो हमारे घरों में 220 वोल्ट होता है, लेकिन करंट I
हर रास्ते में अपनी ज़रूरत के हिसाब से बँट जाता है। और सबसे काम की बात यह है कि इसमें कुल प्रतिरोध सर्किट में लगे सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे घरों की वायरिंग वो समांतर क्रम में ही होगी। तभी तो जब हम एक कमरे की लाइट बंद करते हैं तो दूसरे कमरे का पंखा या टीवी बंद नहीं होता। ये तो हम रोज देखते हैं, पर कभी इस तरह सोचा नहीं कि इसके पीछे ये विज्ञान। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। हर उपकरण को पूरा 220 वोल्ट मिलता है और सब अपना अपना स्विच इस्तेमाल करते हैं। अगर घर की वायरिंग श्रेणी क्रम में होती तो सोचिए क्या होता। हाँ, एक बल्ब फ्यूज होने पर पूरे घर की बिजली चली जाती और टीवी चलाने के लिए आपको घर के सारे उपकरण चालू करने पड़ते। अब ये एकदम साफ हो गया है। धारा के बहने से गर्मी भी पैदा होती है ना? जैसे पानी गर्म करने वाली रॉड या कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री में होता है। हाँ, इसे धारा का तापीय प्रभाव या जूल का तापन नियम कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में दौड़ते हैं तो वो रास्ते में आने वाले परमाणुओं से लगातार टकराते हैं। इस टक्कर से घर्षण पैदा होता है और वही घर्षण ऊष्मा के रूप में बाहर आता है। जूल का नियम कहता है कि उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के गुणनफल के बराबर होती है। H = I² RT। एक मिनट, यहाँ धारा का वर्ग है I²। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अगर आप करंट को दोगुना करते हैं तो गर्मी दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाएगी। 4 गुना? हाँ, अगर करंट 3 गुना हुआ तो गर्मी 9 गुना हो जाएगी। यही वजह है कि शॉर्ट सर्किट इतना खतरनाक होता है। करंट में हल्का सा भी उछाल गर्मी को विस्फोटक रूप से बढ़ा सकता है और आग लग सकती है। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी बात है। और हमारे बहुत से उपकरण तो सीधे सीधे इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे पहला है विद्युत बल्ब, जिसके अंदर टंगस्टन धातु का एक पतला तार यानी फिलामेंट होता है। टंगस्टन ही क्यों? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इतना गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है पर पिघलता नहीं। और दूसरा है फ्यूज तार। ये तो एक तरह से हीरो है। सही कहा। फ्यूज तार एक तरह से सर्किट का बॉडीगार्ड है। इसे जानबूझकर सबसे कमजोर बनाया जाता है। ये सीसा और टिन की मिश्र धातु से बनता है, जिसका गुण बल्ब से ठीक उल्टा है। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और गलनांक बहुत कम, ताकि जल्दी पिघल जाए। बिल्कुल। जैसे ही सर्किट में कोई गड़बड़ होती है और जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है, ये बॉडीगार्ड खुद को कुर्बान कर देता है। ये तुरंत पिघलकर रास्ता तोड़ देता है, लेकिन आपके कीमती टीवी और फ्रिज को बचा लेता है। और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ताकि खतरा आने पर ये मेन लाइन को ही काट सके। एक सैक्रिफिशियल बॉडीगार्ड, क्या बात है। और हीटर में नाइक्रोम का तार क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि नाइक्रोम में 2 खूबियां हैं। इसका प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा है और गलनांक भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा भी करता है और उस गर्मी को झेल भी जाता है, पिघलता नहीं। ठीक है। अब इन राशियों यानी धारा और विभवांतर को मापने के लिए भी तो कुछ यंत्र होते होंगे? हाँ, धारा को मापने के लिए होता है अमीटर, एमीटर। चूंकि ये धारा को मापता है तो इसे करंट के रास्ते में ही खड़ा करना पड़ता है, यानी श्रेणी क्रम में। अच्छा। और हम चाहते हैं कि ये खुद कोई रुकावट न डाले, इसलिए एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 माना जाता है। वहीं विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर होता है। ये 2 बिंदुओं के बीच का अंतर मापता है, इसलिए इसे उन 2 बिंदुओं के साथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। और हम चाहते हैं कि ये सर्किट से कोई भी करंट न खींचे, इसलिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिट। अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर, घरेलू सुरक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि तारों के अलग अलग रंग होते हैं, लाल, काला, हरा। इनका क्या मतलब है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है ताकि सुरक्षा बनी रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। लाल तार लाइव या फेज होता है, जिसमें मुख्य 220 वोल्ट का करंट होता है। ये सबसे खतरनाक है। काला तार न्यूट्रल या उदासीन होता है, जो सर्किट को पूरा करने का रास्ता देता है। और हरा तार अर्थ या भू संपर्क के लिए होता है। ये अर्थिंग का तार क्या करता है? ये क्यों जरूरी है? ये हमारी जान बचाता है। मान लीजिए आपके फ्रिज की बॉडी मेटल की है और अंदर कोई तार कटकर बॉडी से छू गया। ठीक है। अब जैसे ही आप फ्रिज को छुएंगे, करंट आपकी बॉडी से होकर जमीन में जाने की कोशिश करेगा और आपको जोर का झटका लगेगा। लेकिन
अगर अर्थिंग का तार लगा है तो वो उस लीकेज करंट को जमीन में जाने के लिए एक बहुत आसान, कम प्रतिरोध वाला रास्ता दे देता है। सारा करंट उस हरे तार से चला जाता है और आप सुरक्षित बच जाते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं कि इसकी वजह से आग लग गई? जब किसी वजह से, जैसे तारों के ऊपर की प्लास्टिक घिस जाने से, लाइव और न्यूट्रल तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं, लाल और काला तार। हाँ, तो करंट को अपना पूरा सर्किट पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक छोटा रास्ता, शॉर्ट सर्किट, अपना लेता है। इस छोटे रास्ते का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। अब ओम के नियम को याद कीजिए, V = IR। V = IR। हाँ, जब प्रतिरोध R लगभग 0 हो जाएगा तो धारा I अनंत रूप से बढ़ जाएगी। और फिर जूल के नियम को याद कीजिए, H = I² RT। जब धारा इतनी ज्यादा होगी तो उसका वर्ग गर्मी को भयानक रूप से बढ़ा देगा, जिससे तार पिघल जाते हैं और आग लग जाती है। तो ये था विद्युत धारा के मूल सिद्धांतों का एक पूरा सफर, आवेश के अदृश्य दुनिया से शुरू होकर हमारे घरों की वायरिंग और जान बचाने वाले सुरक्षा नियमों तक। इन नोट्स ने वाकई से बहुत सिलसिलेवार और आसान बना दिया। बिल्कुल। अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वे है, घरों की वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में होती है ताकि हर उपकरण आजादी से काम कर सके। विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का फिंगरप्रिंट है, तार के आकार का उस पर कोई असर नहीं होता। और फ्यूज तार एक ऐसा बॉडीगार्ड है जो खुद पिघलकर हमारे उपकरणों की रक्षा करता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल, जैसा कि हमने जाना, फ्यूज तार को सुरक्षा के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में, यानी उपकरण से पहले मेन लाइन में लगाया जाता है। अब सोचिए, अगर किसी गलती से इसे किसी उपकरण के साथ समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो हमारे उपकरणों की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?